पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। वे एक आकर्षक कदकाठी के योद्धा थे जो सभी सैन्य विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मनों को धूल चटाई थी। उनकी वीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है जब मोहम्मद गौरी द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया और उनसे उनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली गई। तब भी उन्होंने मोहम्मद गौरी के दरबार में उसे मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान के करीबी दोस्त एवं उनके राजकवि चंद बरदाई ने अपनी काव्य रचना पृथ्वीराज चौहान रासों में ये भी उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान घोड़ों व हाथियों को नियंत्रित करने की विद्या में भी निपुण थे। तो आइए जानते हैं इतिहास के इस महान योद्धा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। मुगल शासन से पहले दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा थे पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि इनके बाद ही भारतवर्ष पर मुगलों का शासनकाल आरंभ हो गया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान, जो अजमेर के चौहान वंश के राजा थे, और उनके नाना थे दिल्ली के राजा अनंतपाल। पृथ्वीराज बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी के शौकीन थे। शिकार भी उनका प्रिय खेल था। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराया था, मगर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्दभेदी बाण चलाना। मतलब वो बिना कुछ देखे सिर्फ आवाज़ के सहारे अपना सटीक निशाना साध सकते थे। उनके नाना उनकी इसी वीरता को देखकर बहुत प्रसन्न थे, जिस कारण उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली की राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और पृथ्वीराज मात्र 16 वर्ष की आयु में दिल्ली के राजा बने। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने के बाद पृथ्वीराज ने एक किले पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, पर उनका दिल हमेशा से अजमेर में रहा। इसलिए उन्होंने दोनों नगरों को राजधानी का दर्जा दे दिया। लगातार युद्धों को जीतकर उन्होंने अपनी राज्य सीमाओं को गुजरात और पूर्वी पंजाब तक बढ़ा दिया, जिस कारण कई राजा उनसे जलने लगे थे। उनमें से एक थे राजा जयचंद, जिनकी राजधानी कन्नौज में थी और उनका राज्य दिल्ली के पूर्व में काफ़ी दूर तक फैला था। लेकिन राजा जयचंद पृथ्वी की प्रसिद्धि से जितना जलते थे, उनकी बेटी संयोगिता पृथ्वी से उतना ही प्रभावित थी। वहीं पृथ्वीराज भी संयोगिता की सुंदरता के कायल थे और वो भी मन ही मन उनसे प्रेम करने लगे थे। जब यह बात राजा जयचंद को पता लगी कि उनकी पुत्री पृथ्वीराज से प्रेम करती है, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। वो पृथ्वीराज का तो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने संयोगिता का विवाह करने का फैसला कर लिया और उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें वो अपनी पसंद का वर चुन सकती थी। इस फैसले से संयोगिता भी बहुत प्रसन्न थी, पर वो जयचंद के चाल से अनजान थी। जयचंद ने देश के सभी छोटे बड़े राजाओं को आमंत्रण भेजा, सिवाय पृथ्वीराज चौहान के, मगर उसका इससे भी पेट ना भरा। इसलिए उसने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल बनाकर विवाह मंडप के प्रवेश द्वार पर रख दिया। जब समय हुआ तब संयोगिता जयमाल लेकर आई और बिना किसी राजा के गले में डाले उसने वो जयमाल पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दिया। यह देखकर जयचंद और बाकी राजा सन्न रह गए, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही पल मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज निकले और उन्होंने संयोगिता का हाथ थामा और उसे अपने घोड़े में बिठाकर ले उड़े। इसी बीच अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी भारत की तरफ बढ़ रहा था और उसने पश्चिमी पंजाब में राज कर रहे मोहम्मद गजनवी के वंशजों को हराकर वहां कब्जा कर लिया था और अपनी सेना लेकर भटिंडा तक आ पहुंचा। पर यहाँ से तो पृथ्वीराज की सीमा आरंभ होती है और पृथ्वीराज को हराना इतना आसान नहीं था। मगर अपनी जीत के घमंड में गौरी ने भटिंडा के किले पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। यह समाचार जैसे ही पृथ्वीराज को मिला, वे भटिंडा के लिए निकल पड़े और गौरी से जा भिड़े। गौरी की सेना को पिछली जीत का नशा था, वहीं पृथ्वीराज की सेना देशभक्ति से ओतप्रोत थी। पृथ्वीराज स्वयं अपने सैनिकों को उत्तेजित कर रहे थे। पृथ्वी ने गौरी के कई सैनिकों को अकेले ही मार डाला। यह देख
उनकी सेना में उत्साह भर गया। उन्होंने गौरी की सेना पर 3 तरफा हमला किया। इतने कठिन मुकाबले की गौरी को उम्मीद न थी। इतिहासकारों का कहना है कि गौरी को पृथ्वीराज ने 18 युद्धों में 17 बार हराया था। इधर अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बढ़ती चली गई और उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। जब उसे महमूद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो उसने बिना कुछ सोचे समझे गौरी से संधि कर ली और दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में फिर पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार गौरी के पास 1,20,000 लोगों की विशाल सेना थी। इस बार उसने धोखे से पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया। बंदी बने पृथ्वीराज को जब गौरी के दरबार में पेश किया गया तब पृथ्वीराज की आंखों का तेज देखकर गौरी घबरा गया और उसने पृथ्वीराज को नजरें झुकाने के लिए कहा, मगर पृथ्वीराज नहीं माने और कहा, सच्चे राजपूत की नजरें सिर्फ मरने के बाद ही नीची होती है। इस पर गौरी बौखला गया और उसने पृथ्वीराज की आंखें निकालने का आदेश दे दिया, पर पृथ्वीराज की आंखें अपने सामने झुका न सका और आखिरकार उन्हें अंधा कर कारागार में डाल दिया गया। पृथ्वीराज के राजकवि और उनके मित्र चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज की ये दुर्दशा सहन नहीं हुई। उन्होंने गौरी के दरबार में हाजिर होकर कहा कि पृथ्वीराज बिना देखे ही अचूक निशाना लगा सकते हैं। गौरी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने इस सच्चाई को परखने के लिए पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। एक धनुष और एक बाण पृथ्वीराज के हाथ में थमा दिया गया। उनसे कहा गया कि वे अपना धनुष का कमाल दिखाएं। पृथ्वीराज ने कहा, मैं एक राजा हूँ, मैं किसी अन्य का आदेश नहीं मानूंगा। मैं तो तभी बाण चलाऊंगा जब स्वयं सुल्तान मुझे आदेश देंगे। गौरी ने उन्हें बाण चलाने का आदेश दिया। गौरी का आदेश सुनकर पृथ्वीराज को गौरी की दिशा का अंदाज़ा लग गया। तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुर अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे में गौरी की दूरी बताई गई थी। अब पृथ्वीराज के पास गौरी की दिशा और दूरी दोनों थी। गौरी की स्थिति का पूरा पता मिलते ही पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण चला दिया, जो सीधा जाकर गौरी के गले में लगा और गौरी की वहीं मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अपनी पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार दोनों ने एक दूसरे को चाकू मारकर हत्या कर दी और इसी तरह एक वीर योद्धा इतिहास के पन्नों में अपनी ना मिटने वाली छाप छोड़ गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह इतिहास से जुड़े कुछ रोमांचक किस्सों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।